Hello everyone, myself Rahul Vyas from PSC अड्डा। फ्रेंड्स, वर्ल्ड ज्योग्राफी की आज की हमारी जो क्लास है इसमें हम पढ़ने वाले हैं जल मंडल का एक टॉपिक जिसका नाम है महासागरीय जल का तापमान, यानी कि टेम्परेचर ऑफ द ओशियन वाटर। ठीक है, इसके बारे में हम आज डिस्कस करने वाले हैं। अगर महासागर के जल की हमने चर्चा की तो इसका जो टेम्परेचर होता है यानी कि तापमान, इसको प्रभावित करने वाले विभिन्न कारक तथा जो है पूरे विश्व में महासागरीय जल का जो विश्व वितरण है उस सभी बातों को हम आज इस क्लास में डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर बात करें हम महासागरीय जल के बारे में, तो जिस प्रकार से हमारे स्थल भाग पर जो स्थल भाग होता है वह किस वजह से जो है गर्म होता है, तो हमारी अर्थ पर उष्मा का एकमात्र स्रोत क्या है, वह है सूर्य। अब सूर्य के कारण ही क्या होता है, हमारी अर्थ का अगर कोई स्थल भाग है यानी कि हम कहें स्थल मंडल, तो वह जो है क्या होता है कि सूर्य के प्रकाश की वजह से, उष्मा की वजह से ही गर्म होता है। उसी प्रकार से जो महासागर का जल होता है वह भी सूर्य की किरणों की वजह से, उसके प्रकाश की वजह से, उसकी उष्मा के कारण ही जो है क्या होता है, गर्म होता है। और अगर उसका जो है जल, महासागर का जल अगर गर्म होगा तो वह ठंडा भी होगा। ठीक है, तो टेम्परेचर में दोनों ही बातें आती हैं कि उसका जो टेम्परेचर है गर्म है या ठंडा है, इस बात को हम आज इसमें डिस्कस करेंगे। परंतु वास्तव में देखा जाता है कि हमारी अर्थ पर जितने भी महासागर है या फिर हम समुद्र की बात करें तो बहुत सारे जो समुद्र हैं उनमें तापमान में वेरिएशंस यानी कि बहुत सारी विभिन्नताएं देखने को मिलती है। जैसे कि अगर हम बात करें कि अटलांटिक ओशियन की, तो अगर किसी समय अगर अटलांटिक ओशियन अगर गर्म है तो उसी समय जो हम अर्थ के दूसरे महासागर या समुद्र की बात करें, उसी समय अगर हिंद महासागर को हम ले लें तो जो स्थिति होती है, तो अगर जो अटलांटिक महासागर है वह गर्म है तो उसी समय जो है क्या होता है, हिंद महासागर ठंडा होता है। तो जो समुद्र की एक स्थान से दूसरे स्थान पर जब हम जल में ट्रेवल करते हैं तो जो जल के तापमान में वेरिएशंस हमें देखने को मिलता है, विभिन्नता देखने को मिलती है। इसका बहुत सारे जो है रीजंस हमारे लिए, हमारे समक्ष जो है आते हैं कि बहुत सारे जो कारण हैं, कारक है, इसके लिए उत्तरदायी होते हैं कि जो सागरीय जल का जो टेम्परेचर होता है उसको बहुत सारे कारक क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं। इसलिए हमारी अर्थ पर प्रत्येक जो जल है, ठीक है, जल राशि है, वह सभी का जो तापमान है वह एक जैसा हमें देखने को नहीं मिलता है। अगर किसी एक स्थान पे अगर आपको गर्म जल मिलेगा तो उसी समय किसी अर्थ के दूसरे वाले हिस्से पर क्या होता है कि जल का जो टेम्परेचर है वह क्या होता है, ठंडा होता है। तो इसी बातों को हम यहाँ पर पहले देखें कि जो ये डिफरेंसेस हैं, आखिर जल में जो तापमान का वेरिएशन हमें देखने को मिलता है, इसको प्रभावित करने वाले आखिर क्या क्या रीजंस हैं, क्या क्या कारक हैं, कौन कौन सी कारणों की वजह से जो सागरीय जल होते हैं उनमें ये विभिन्नता पाई जाती है। तो बहुत सारे जो है रीजंस हमारे सामने यहाँ पर आते हैं कि जो महासागरीय जल है उसके तापमान में जो विभिन्नता है उसको हमें देखने को मिलती है। जैसे कि इन कारकों में प्रमुखतः हम बात करेंगे अक्षांशीय विस्तार की। ठीक है, यानी कि अक्षांशीय स्थिति किसी स्थान पर अगर हमारा अर्थ है उसमें जो अक्षांशीय स्थिति होती है यानी अक्षांशों की हम बात करते हैं तो उसके आधार पर एक तो कारक यह हो जाता है। दूसरा प्रचलित पवने, तीसरा महासागरीय जो धाराएं होती हैं उनकी वजह से जो है सागर का जल में जो है डिफरेंसेस तापमान में देखने को मिलता है। इसके बाद महासागरीय जो स्थल खंडों की स्थिति होती है उसके कारण भी जो हमारे अर्थ पर जो जल राशि है उसमें तापमान में डिफरेंसेस होते हैं। इसके बाद स्थानीय मौसम भी कुछ परसेंटेज में उत्तरदायी होता है। इसके बाद समुद्र की गहराई बहुत डिपेंडेंसी होती है तापमान के संदर्भ में। इसके बाद लास्ट जो है लवणता। तो ये जो सभी कारक मैंने यहाँ पर बताए हैं, सबसे पहले हम इसको डिस्कस करेंगे कि आखिर इनकी वजह से किस प्रकार से जो समुद्र का जल होता है, महासागरीय जल, इसके टेम्परेचर में अलग अलग वेरिएशंस, अलग अलग तापमानों में भिन्नता वो आती है। सबसे पहले बात करें फ्रेंड्स अक्षांशीय स्थिति की। अक्षांशीय स्थिति क्या होती है, तो हमने अक्षांश रेखाओं को पढ़ रखा है, अक्षांश और देशांतर रेखाओं दोनों हमने कवर कर रखे। जब आप 0 डिग्री विषुवत रेखा, हम कहें भूमध्य रेखा से आप नॉर्थ की ओर, साउथ की ओर जाते हैं तो इसमें अक्षांशीय जब दूरी, या हम कहें कि जब नॉर्थ और साउथ की तरफ आप अर्थ के पार्ट की तरफ जाते हैं अक्षांश के अनुसार, तो यहाँ पर क्या होता है कि जो भूमध्य रेखा वाला
एरिया होता है, इससे आप जब ऊपर की ओर या नीचे की ओर जाते हैं तो तापमान में क्या आती है, कमी आती है। अब पहले तो आप समझ लीजिएगा कि जल आखिर गर्म क्यों होता है। तो मैंने जैसा बताया आपको कि स्थल भाग जो होता है वह भी इसी वजह से गर्म होता है कि सूर्य का प्रकाश क्या होता है कि हमारे जो पृथ्वी का स्थल मंडल है यानी कि स्थल भाग, उस पर जब उष्मा पड़ती है तो उष्मा को वह सोखते हैं और गर्म हो जाते हैं। इसी प्रकार से महासागर का जो जल होता है वह भी सूर्य की जो उष्मा है उसको ग्रहण करता है और जल जो है वह गर्म हो जाता है। तो यहाँ पर थोड़ा सा डिफरेंस यह रहता है कि जो स्थल भाग होता है वह सूर्य की किरणों से बहुत जल्दी जो है गर्म हो जाता है और जल्दी ही क्या हो जाता है, ठंडे हो जाते हैं। परंतु इसके सापेक्ष जब हम जल भाग की बात करें यानी कि पानी की, तो पानी वाला जो पोर्शन होता है वह सूर्य की वजह से क्या होता है, बहुत ही समय अंतराल पर हम कहें कि काफी टाइम पीरियड के बाद गर्म होता है और एक बार जब गर्म हो जाता है तो उसको ठंडे होने में भी काफी समय लगता है। तो ये दोनों चीजें याद रखिए। अब यहाँ पर जब हम अक्षांशीय स्थिति की बात कर रहे हैं तो अक्षांशीय स्थिति में यह चीज होती है कि जब सूर्य की जो स्थिति होती है, ठीक है, इसके सापेक्ष जैसे कि अगर सूर्य जो होता है वह इस विषुवत रेखा पर होता है तो यहाँ पर क्या करता है, वह सीधी जो है क्या करता है, किरणें डालता है। अब जैसे जैसे जो सूर्य की किरणें तिरछी होती जाती हैं तो यहाँ पर क्या हो जाता है कि प्रकाश की जो उष्मा है या फिर हम कहें कि स्थल भाग के गर्म होने की स्थिति वह भी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। क्योंकि जहां पर किरणें सूर्य की लंबवत पड़ती है यानी कि सीधी रेखा में पड़ती है तो वो वाला जो भाग होता है अर्थ का वह क्या होता है, ज्यादा गर्म होता है। जबकि जो तिरछी किरणों वाले की बात करें या हम कहें कि बिल्कुल नॉर्थ पोल और साउथ पोल की स्थिति, ठीक है, तो यहाँ तक आते आते जो सूर्य की किरणें होती है इन तक पहुंच ही नहीं पाती है और ये वाले जो इलाके होते हैं, ठीक है, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव, यह क्या होते हैं, काफी ठंडे प्रदेश होते हैं क्योंकि यहाँ पर जो सूर्य की किरणें होती है वह पहुंच ही नहीं पाती है। ठीक है, सूर्य उत्तरायण होता है यानी कि 30 डिग्री 60 डिग्री तक पहुंचने के बाद वापस वह जो है दक्षिणायन हो जाता है और ऊपर तक, ठीक है, सूर्य की किरणें ही क्या होती है, पहुंच नहीं पाती। तो ये सभी जो है मैंने अक्षांश वाले टॉपिक में समझा रखा है। अब यहाँ पर हम इसको थोड़ा सा थ्योरी में समझ लेते हैं। विषुवत रेखा से उत्तर या दक्षिण की ओर बढ़ने पर समुद्री जो धरातल होता है उसका तापमान क्या होता है, घटता जाता है, जैसा मैंने आपको बताया। विषुवत रेखा के समीप समुद्र जल का जो है तापमान, यानी कि हम यहाँ पर इक्वेटर की बात कर रहे हैं, इस वाले रीजन में जो समुद्र का जो तापमान होता है यानी कि तल की बात करें, समुद्र का जो सतह होता है उसका जो टेम्परेचर होता है वो लगभग कितना होता है, तो 27 सेंटीग्रेड यानी कि 26.6 सेंटीग्रेड के आसपास इस एरिया का तापमान रहता है और 20 डिग्री अक्षांशों के निकट, ठीक है, 23 डिग्री जो है सेंटीग्रेड हो जाता है। अब समझिएगा, यहाँ पर जब इक्वेटर में सूर्य की किरणों की वजह से जो जल क्या हो रहा था, गर्म हो रहा था, तो इक्वेटर पे इसकी जो स्थिति होती है तापमान की, महासागरीय जल की, वह लगभग क्या होता है, एवरेज तापमान 26 डिग्री या 27 डिग्री होता है। अब जैसे ही हम क्या गए ऊपर 20 डिग्री अक्षांश के निकट गए तो यहाँ पर जब आप इस वाले इलाके तक पहुंचेंगे तो यहाँ पर जो तापमान कितना हो गया, 23 डिग्री सेंटीग्रेड। फिर वापस आप जब 40 डिग्री, ठीक है, यहाँ पर समथिंग आप जब जाएंगे, ठीक है, नॉर्थ और साउथ दोनों ही स्थिति में इसी प्रकार से तापमान क्या होता है, कम होता है। तो यहाँ पर क्या हो गया, 40 डिग्री अक्षांश वाली स्थिति पे 15 डिग्री सेल्सियस हो गया तापमान। और फिर ध्रुवों के निकट लगभग जो है यह जो तापमान होता है यह कितना हो जाता है, 5 डिग्री सेंटीग्रेड ही मात्र रह जाता है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि जैसे जैसे हम इक्वेटर से पोल की साइड जाते हैं, ध्रुवों की ओर जाते हैं, तो जो महासागरीय जल का तापमान है वह भी कम होता रहता है। क्यों कम होता है, क्योंकि जो सूर्य की स्थिति होती है उसी के कारण जो महासागरीय जल का टेम्परेचर होता है वह भी क्या होता है, उसमें भी कमी आती जाती है। ध्रुवों पर जो शीतकाल में समुद्र तल से 3 से 5 माह तक क्या होते हैं, हिम से ढका रहता है, क्योंकि जो पोल्स होते हैं वह बहुत ही ठंडे इलाके होते हैं और वहां पर जो टेम्परेचर होता है वह भी कम होता है। तो ये जो इलाके होते हैं इसमें जो महासागर या हम समुद्र की बात करें उसमें जो समुद्र तल होता है, ठीक है, शीतकाल में ठंडे सर्दी के महीने में क्या हो जाते हैं, 3 से 5 महीने तक वह बिल्कुल बर्फ से जो है जमा इलाका रहता है। जो समुद्र का तल की बात कर रहे हैं हम, जो अर्थ पर हम बिल्कुल जल के रूप में देखते हैं, वह क्या हो जाता है, हिम से पूरा ढक जाता है पोल्स की तरफ में। अब सेकंड जो कारक है इस पर हम चलते हैं यहाँ पर, तो इसमें आता है प्रचलित पवनें। अब प्रचलित पवनों का आशय क्या है, जिस प्रकार से आपको ज्ञात होगा कि जो हवाएं होती है, पवन होती है, वह 2 टाइप्स की होती है। एक तो होता है गर्म पवनें और दूसरा होता है ठंडी पवनें। तो बहुत सारी जो पवनें निरंतर एक स्थान से दूसरे स्थान तक क्या
चलती रहती हैं उसमें जब गर्म पवनें और ठंडी पवनें एक स्थान से दूसरे स्थान चलती हैं तो वह चलते हुए, ठीक है, अपने स्थल भाग और जल भाग दोनों को ही प्रभावित करती हैं। तो जो प्रचलित पवनें होती है वह क्या करती है, महासागरीय जल के जो तापमान है उसको भी इसी प्रकार से इफेक्ट डालती है। तो यहाँ पर हम इसको थ्योरी में समझते हैं कि जो नित्यवाही पवनों का आशय क्या होता है, जो निरंतर चलती ही रहे। बिल्कुल एक प्रचलित पवनों को ही नित्यवाही पवनें कहा जाता है, जो बिल्कुल एक गति से, स्पीड से एक स्थान से दूसरे स्थान गति करती रहती है। तो इन पवनों के कारण जल में क्या होता है, निरंतर गति होती रहती है। पवन जब किसी अगर समुद्र के जल से होकर गुजरता है तो जो समुद्र का जल होता है उसमें भी क्या हो जाती है, गति उत्पन्न हो जाती है, और उससे क्या हो जाता है, लहरें एक स्थान से दूसरे स्थान चलती रहती हैं, लहरें उठती रहती हैं, जिससे क्या होता है कि ठंडा जल व गर्म जल मिलते मिश्रित होते रहते हैं। यानी कि समझिएगा, अगर किसी एक महासागर का फॉर एग्जांपल हम ले लेते हैं कि अटलांटिक ओशन को ले लेते हैं। अटलांटिक ओशन में अगर उस समय किसी समय क्या है कि उसका जो जल है वह ठंडा है, ठीक है, अब वहां से अगर कोई पवन गुजर रही है, ठीक है, तो वह क्या करती हैं, किसी और सागर, जैसे कि अगर अटलांटिक ओशन अगर हिंद महासागर से लगा हुआ है तो यहाँ पर क्या है कि अगर अटलांटिक ओशन में उसी समय ठंडा जल है और हिंद महासागर में क्या है, गर्म जल। अब दोनों जल जब एक जगह मिल रहे हैं तो एक तो ठंडा जल है, दूसरा गर्म जल। तो जब प्रचलित पवनों की वजह से वह जल क्या हो रहे हैं, एक दूसरे की ओर गति कर रहे हैं और आपस में मिश्रित हो रहे हैं, यानी कि मिल रहे हैं। अब आप यहाँ पर समझ पाएंगे कि जब दो जल विपरीत कंडीशंस के आपस में मिलेंगे तो उसमें जो तापमान में क्या आएगी, वापस से उसमें चेंजेस आएंगे, यानी कि उसका जो जल का तापमान है वह कम होगा। अगर जल जो है वह ज्यादा गर्म होगा तो जो ठंडे जल से अगर मिलेगा तो वह भी क्या हो जाएगा, गर्म हो जाएगा। अगर जल ज्यादा ठंडा होगा तो जो कम गर्म जल है वह क्या हो जाएगा, ठंडा हो जाएगा। तो इस प्रकार से यहाँ पर क्या होता है कि जहां पर भी इस प्रकार से दो विपरीत कंडीशंस के गर्म जल और ठंडे जल पवनों की वजह से आपस में मिलते हैं तो इससे क्या आता है, टेम्परेचर में समरूपता बनी रहती है, यानी कि समानता, उसमें इक्वलिटी बनी रहती है, एक जैसे उसकी स्थिति बनी रहती है। यानी कि वहां पर जहां पर ये जो गर्म जल और ठंडे जल मिलते हैं उस स्थिति में आप वहां पर देखेंगे कि न तो उस जल का तापमान ज्यादा होता है न ही गर्म रहता है, बिल्कुल एक समांतर स्थिति में उस स्थान का, ठीक है, जो भी समुद्र का एरिया है जहां पर दो जल विपरीत कंडीशंस के मिलते हैं तो वहां पर एक प्रकार से क्या होते हैं कि जो जल का टेम्परेचर होता है वह इक्वल रूप में हमें मिलता है। पवनों के कारण जो है विभिन्न स्थानों पर क्या होता है, विपरीत तापमान का जल पहुंचने से वहां का तापमान क्या रहता है, नियंत्रित रहता है, जैसा मैंने आपको समझा दिया है। तो इस प्रकार से आप समझ गए होंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, तो इसमें आता है महासागरीय धाराएं। अब सबसे पहले कि धारा क्या होती है, तो जो महासागरीय लहरें होती हैं या फिर हम कहें कि महासागर का जो जल एक निश्चित डायरेक्शन, एक निश्चित दिशा में क्या करता है, चलता है, गति करता है, गमन होता है, तो वह जल जो एक निश्चित दिशा में चलता रहता है, प्रवाहित होता है, उसी जल को हम क्या कहते हैं, महासागरीय धारा कहते हैं। अब जिस प्रकार से मैंने आपको बताया कि पवने दो तरह की रहती हैं, गर्म पवने और ठंडी पवने, ठीक है, जिस प्रकार से स्थल भाग में वह चलती है, उसी प्रकार से महासागरों में, समुद्रों में भी क्या होती है कि इसी प्रकार से जो धाराएं होती है, यानी कि जल की वह राशि जो एक निश्चित दिशा में गमन कर रही है, वह राशि जो है या तो गर्म हो सकती है या ठंडी हो सकती है। तो यहाँ पर दो अलग अलग प्रकृति की धाराएं, यानी कि गर्म प्रकृति और ठंडी प्रकृति की जब दो धाराएं आपस में मिलती है या फिर किसी स्थान से गुजरती हैं तो वहां का जो एरिया होता है उसको भी क्या करती हैं, इफेक्ट डालती है, उस पर प्रभाव डालती है। कैसे डालती हैं, समझते हैं इसको। यहाँ पर जहां गर्म धाराएं बहती है वहां के जल का तापमान क्या हो जाता है, ऊंचा हो जाता है। अब समझिएगा, अगर किसी जल का एरिया है जहां से क्या हो रही है, गर्म जल धारा बह रही है, तो वहां से जो जल का तापमान होता है उसमें जो टेम्परेचर होता है वह भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, क्योंकि गर्म जल से अगर आपको किसी इलाके से वह जो होकर जा रहा है तो उस इलाके को भी गर्म कर देगा। तथा जहां ठंडी धाराएं जो है, इसी प्रकार से जो ठंडी प्रकृति की धारा वह बहती है, वहां का तापमान क्या हो जाएगा, गिर जाएगा। वह जिस किसी भी स्थान से यह जल धाराएं गुजरती हैं तो वहां का जो स्थान होता है, जल वाला भाग कहें, स्थल वाला भाग कहें, उस पूरे रीजन को, क्षेत्र को क्या कर देती हैं, वहां के टेम्परेचर को गिरा देती है। यानी कि जो गर्म प्रकृति की धारा
जिस स्थान से गुजरेगी वो स्थान गर्म हो जाएगा, ठंडी धारा गुजरेगी तो ठंडा स्थान हो जाएगा। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर दिया है कि गल्फ स्ट्रीम के कारण, ठीक है, गल्फ स्ट्रीम क्या है यहाँ पर समझिएगा, ये है गल्फ स्ट्रीम, यह एक गर्म प्रकृति की जलधारा है। इसके कारण क्या होता है कि उत्तरी यूरोप के पश्चिमी भाग के समुद्री जल का तापमान बढ़ जाता है। जैसे कि यहाँ पर ये जो यूरोप महाद्वीप है इसके पश्चिमी भाग, इस वाले रीजन से क्या होता है कि जब गल्फ स्ट्रीम गुजरती है तो यहाँ का जो समुद्री जल का एरिया होता है यह पूरा क्या हो जाता है, इसका टेम्परेचर बढ़ जाता है, यानी कि यहाँ का जो जल का तापमान है वह क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, जहां से भी गल्फ स्ट्रीम गुजरती रहती। तो मुख्यतः यह विशेषतः हमारी अर्थ पर बहुत सारी जो है धाराएं इसी प्रकार से अलग अलग स्थानों पर चलती रहती हैं। तो गल्फ स्ट्रीम इस अटलांटिक ओशन से यूरोप के पश्चिम वाले रीजन से गुजरती है, तो यहाँ का तापमान यह बढ़ा देती है। जबकि जो लेब्राडोर धारा है, लेब्राडोर धारा आपको कनाडा के ईस्ट वाले रीजन यहाँ पर मिलेगी, और जो लेब्राडोर धारा है इसकी जो प्रकृति है वह क्या है, ठंडी प्रकृति की है, यानी कि यह जो धारा है ठंडी है। तो यह जिस किसी भी स्थान से, यानी कि मुख्यतः यह जो इस रीजन से होकर गुजरती है तो इस वाले एरिया को क्या कर देती है, ठंडा कर देती है। तो इसकी वजह से जो ग्रीनलैंड है तथा लेब्राडोर के जो तटीय सागर है इसका तापमान क्या हो जाता है, गिर जाता है, यानी कि वहां का जो तापमान है वह नीचे की ओर चला जाता है। तो इस प्रकार से धाराओं की वजह से भी जल का तापमान में वेरिएशंस आते हैं, विभिन्नताएं आती रहती हैं और अलग अलग स्थान पर इनका इफेक्ट पड़ता रहता है। अब हम बात करेंगे फ्रेंड्स यहाँ पर नेक्स्ट जो कारक आता है महासागरीय स्थलखंडों की स्थिति। अब महासागरीय स्थलखंडों की आशय समझिएगा। पहले हमारी अर्थ पर दो मंडल होते हैं, एक होता है स्थल मंडल, दूसरा होता है जल मंडल। अगर कोई सागर, महासागर क्या है, बिल्कुल एक खुला रूप में है, यानी कि वह किसी स्थल भाग से घिरा नहीं है, तो वह क्या कहलाता है कि एक खुले महासागर है, खुले सागर है, खुले समुद्र है, उसे हम यह कहते हैं। परंतु अगर कोई समुद्र वाला एरिया या फिर जल वाला एरिया अगर किसी स्थल भाग से घिरा है, ठीक है, तो उसे हम कहेंगे कि कोई महासागर या समुद्र स्थल खंड से घिरा हुआ है। तो इस प्रकार से क्या होता है कि स्थल खंड से घिरे होने के फलस्वरूप और खुले समुद्र की होने की स्थिति, दोनों ही अलग अलग स्थितियों के कारण यहाँ पर क्या होता है कि अलग अलग स्थानों पर हमारी अर्थ पर इसी प्रकार से महासागर का जो जल का तापमान है वह भी क्या आता है, उसमें भी डिफरेंस पैदा होते हैं। जैसे कि हम लैंग्वेज में पहले समझ लेते हैं इसको कि स्थल खंड से घिरे हुए, ठीक है, ये जो महाद्वीप वाले हिस्से होते हैं जिसे हम कहते हैं स्थल भाग, ठीक है, या फिर कोई भी स्थल भाग, उससे घिरे हुए और खुले समुद्र, ओपन जो सी होते हैं, ओपन जो सागर होते हैं, यानी कि बिल्कुल आप यहाँ पर देखेंगे जो पैसिफिक ओशन है यह बिल्कुल एक खुले रूप में है, ठीक है। यहाँ पर आप यह नहीं कह सकते कि किसी कॉन्टिनेंटल से या फिर किसी स्थल भाग से यह घिरे हुए हैं, ठीक है, पूरी तरीके से तो यह आबद्ध नहीं है। और जिस प्रकार से जो बड़े महासागर होते हैं वह बिल्कुल एक ओपन समुद्र होते हैं, ठीक है। तो इन दोनों ही स्थिति के कारण क्या होता है, जल के तापमान में भारी जो है डिफरेंस हमें देखने को मिलता है। इसका कारण क्या होते हैं कि विभिन्न महासागर में नीतल की जो है वह पहाड़ियां होती हैं जो जल के स्वतंत्र बहाव को रोकती है। मैंने आपको महासागरीय नीतल के उच्चावच वाला टॉपिक बताया, उसमें आपको दिखाया है कि हमारे महासागर या समुद्र के नीचे वाले हिस्से में भी क्या होती है, बहुत सारे पर्वत, पहाड़ और मौजूद होते हैं। तो उनकी वजह से क्या होता है, जो जल की फ्लुएंस होती है, यानी जो एक फ्रीडम रूप में जल एक स्थान से दूसरे स्थान पर चलता है, तो वहां पर पहाड़ियां क्या कर देती है, उनकी स्पीड को रोक देती है, बहाव को रोकती है। तो इसकी वजह से यहाँ पर क्या होता है कि इससे जो जल में वेरिएशन, ठीक है, जल की विभिन्नताएं आती है। कैसे आती है, फॉर एग्जाम्पल इसी में यहाँ पर लिखा है कि जो अंध महासागर किसे कहा जाता है, तो अटलांटिक ओशन ही क्या है, अंध महासागर है। और भूमध्य सागर की जो सतह है इस पर जल का तापमान 18 डिग्री सेंटीग्रेड रहता है। अब दोनों ही की जो सरफेस होती है, एक तो हमने माना जो अटलांटिक महासागर है, अटलांटिक ओशन, ठीक है, इसके बाद एक है भूमध्य सागर, दोनों का ही जो है तापमान कितना होता है, 18 डिग्री होता है, यानी कि सरफेस की हम बात कर रहे हैं, समुद्र के तल की बात कर रहे हैं, वहां पर इसका तापमान 18 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि जो अटलांटिक ओशन है यह क्या है, खुले रूप में है, ठीक है, इसको किसी भी प्रकार से पूरे चारों ओर से किसी स्थल भाग ने नहीं घिरा हुआ है, तो यह एक ओपन समुद्र है। तो यहाँ पर क्या होता है, इसके सापेक्ष आप देखेंगे यहाँ पर जो भूमध्य सागर है, ठीक है, मेडिटेरियन जो सी है, आपको ये वाला जो इलाका है यूरोप और
अरब कंट्रीज वाला इलाका, इन दोनों के बीच में मिलेंगे आपको भूमध्य सागर और ब्लैक सागर। यहाँ पर जब आप देखेंगे तो भूमध्य सागर और अटलांटिक ओशन, तो भूमध्य सागर की स्थिति यहाँ पर इस प्रकार से है कि वह चारों ओर से स्थल भाग से घिरा हुआ है, जबकि अटलांटिक ओशन क्या है, वह एक खुले रूप में है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि समुद्र का जो दोनों ही स्थिति में क्या होता है, जो तल वाला हिस्सा होता है उसमें 18 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान होता है, जबकि अंध महासागर का 300 मीटर की गहराई पर, यानी कि हम अटलांटिक ओशन में जब गहराई की तरफ जाते हैं, 300 मीटर की गहराई पर जाते हैं, तो यहाँ पर क्या आ जाता है कि 13 डिग्री सेंटीग्रेड, और 4200 मीटर की गहराई पर जो अटलांटिक ओशन है उसमें 2 डिग्री सेंटीग्रेड ही रह जाता है। यानी कि आप देखेंगे कि अटलांटिक ओशन में तो जहां तल पर 18 डिग्री सेंटीग्रेड था, फिर जैसे 300 मीटर की गहराई पर गए हम तो वहां पर 13 जो है सेंटीग्रेड ही रहेगा तापमान। उसके बाद 4200 पर जब मीटर की गहराई पर गए तो वहां का जो तापमान है अटलांटिक ओशन में अंदर की ओर, वहां पर क्या हो गया कि 2 डिग्री सेंटीग्रेड ही रह गया। जबकि हम बात कर रहे हैं कि इसके सापेक्ष भूमध्य सागर की, तो भूमध्य सागर का जो तापमान है वह क्या होता है, सभी गहराइयों पर लगभग 14 डिग्री सेंटीग्रेड ही रहता है। यानी कि आप यहाँ पर समझ पाएंगे कि जो ओपन सागर होते हैं वह काफी गहरे होते हैं और गहराई के साथ साथ इसमें तापमान में कमी आती है खुले समुद्रों में। परंतु जो कोई भी अगर समुद्र का एरिया या फिर हम कहें जल का एरिया जो स्थल भाग से घिरा हुआ होता है, उसमें क्या होता है कि उसका जो तापमान होता है जो सरफेस पर मौजूद होता है, लगभग उसकी जो गहराई पर भी जो तापमान होता है वह लगभग इक्वल ही होता है। तो इस कारण से भी यहाँ पर क्या होते हैं, जो स्थल खंड पाए जाते हैं हमारी अर्थ पर, जैसे कि कॉन्टिनेंटल से अलग अलग स्थल भाग है, तो उनकी वजह से भी क्या होता है कि हमारी अर्थ पर महासागर का जो जल है उसका तापमान में डिफरेंसेस, वेरिएशंस हमें देखने को मिलते हैं। अब हम नेक्स्ट कारक की बात करते हैं फ्रेंड्स, इसमें आता है स्थानीय मौसम। स्थानीय मौसम का आशय क्या है, सबसे पहले किसी भी लोकल वेदर की अगर बात करते हैं, अलग अलग स्थानों पर अलग अलग मौसम की कंडीशंस होती हैं, किसी मौसम में वेदर में जो है अलग अलग जो है तापमान वहां पर होते हैं। तो जिस प्रकार का मौसम उस स्थान पर या लोकल रूप से जो है मौजूद होता है, उस मौसम का इफेक्ट भी जो है महासागर को जल पर पड़ता है। तो जैसे कि जो स्थानीय मौसम का प्रभाव भी क्या होता है, समुद्र जल के तापमान को घटाने बढ़ाने में सहायक होता है। जैसे आप देखेंगे कि अगर आप किसी लोकल एरिया से अगर बिलोंग करते हैं, वहां पर अगर आप समुद्र का कोई एरिया ले लीजिए, तो वहां पर क्या होता है कि अगर वहां का जो टेम्परेचर है स्थान लोकल विशेष का, तो उस स्थान मौसम जो होता है वेदर उसका, उसके सापेक्ष वहां का जो पास का एरिया होता है, जो जल का एरिया, वह भी क्या हो जाता है, विषी प्रकृति का हो जाता है। यानी कि जैसा अगर मतलब मान लीजिए कि अगर कोई स्थान गर्म है, ठीक है, वहां का मौसम गर्म प्रकृति में है, ज्यादा उसका तापमान ज्यादा है, तो वहां का जो मौसम की तापमान का जो इफेक्ट है वह क्या होगा, उसके पास वाले समुद्र पर भी होगा, तो उसका जो समुद्र का जल है वह भी क्या हो जाएगा, गर्म हो जाएगा। अगर मौसम ठंडा है तो वहां का जो जल होगा उसके पास वाला समुद्र का, वह भी क्या हो जाएगा, ठंडी प्रकृति का हो जाएगा। तो इस प्रकार से स्थानीय मौसम भी जो है कुछ रोल यहाँ पर जो महासागर का जल होता है उसको प्रभावित करने में इम्पैक्ट डालता है। इसके बाद फ्रेंड्स बात करते हैं नेक्स्ट, समुद्र की गहराई। अब समुद्र की गहराई में जो है किस प्रकार से वेरिएशंस हमें जो है तापमान में देखने को मिलते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें कि महासागरों की जो गहराई होती है वह लगभग 3800 मीटर, ठीक है, लगभग जो महासागर होते हैं एवरेजन इतनी गहराई के तो होते ही होते हैं, 3800 मीटर तक जो है बहुत सारे जो महासागर पाए जाते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है कि जैसे जैसे हम महासागर की जो है अंतर गहराई में जाते हैं, तो वहां पर भी क्या होता है कि तापमान में जो है कमी आने लग जाती है। कैसे आती है हम समझते हैं। यहाँ पर समुद्र की गहराई के अनुसार भी तापमान में अंतर पाया जाता है, किंतु तापमान में कमी होने की जो गति होती है वह गहराई के अनुपात में नहीं होती। गहराई के अनुपात में आशय इतना है कि जहां पर गहराई बहुत स्पीड से बढ़ती है, ठीक है, बहुत ज्यादा गहराई बढ़ती है, परंतु जो तापमान होता है वह उतनी स्पीड से नहीं बढ़ पाता है। अब यहाँ पर अगर आप बात करेंगे कि सर जो समुद्र की गहराई होती है उसमें तापमान में कमी आने का रीजन क्या है, तो यहाँ पर मैं आपको पहले बता देता हूँ कि जो सूर्य होता है उसकी वजह से क्या होता है कि जो समुद्र या महासागर का जो जल होता है वह क्या होता है, गर्म होता है। अब सूर्य की जो किरणें होती है वह क्या होती है कि समुद्र की जो अंदर वाली गहराई होती है लगभग 183 मीटर तक ही जो है क्या होता है, सूर्य की जो किरणें हैं वह जा पाती हैं। उसके बाद 183 मीटर के बाद सूर्य की किरणें जो है समुद्र या महासागर के जो अंदर वाले हिस्से होते हैं, बहुत गहराई वाले पार्ट्स, वहां तक जो है सूर्य की किरणें
पहुंच ही नहीं पाती। तो इस प्रकार से जब सूर्य की किरणें समुद्र वाले जो अंदर वाले पार्ट्स होते हैं, अंदर वाला भूभाग होता है समुद्र का, उसमें जा ही नहीं पाते। तो वहां पर जो है क्या होता है कि जब हम तल से नितल की तरफ जाते हैं तो वहां पर तापमान में क्या आती है, कमी आती है। जैसे कि जो ऊपरी सतह होता है उस पर समुद्र जल का तापमान लगभग कितना होता है, मैंने अभी आपको बताया लगभग 26 डिग्री जो है सेंटीग्रेड होता है, ठीक है। इक्वेटर पर भी यही होता है, और जो तल की बात कर रहे हैं हम, समुद्र के तल, वहां पर लगभग 26 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। किंतु 1098 मीटर की जो गहराई होती है, ठीक है, इतनी गहराई पर जब आप जाएंगे किसी समुद्र की, तो वहां पर 4.5 डिग्री सेंटीग्रेड और 3600 मीटर की जो गहराई पर 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड से 2 डिग्री सेंटीग्रेड यह तापमान हो जाता है। बाद में आप जब समुद्र की ओर ज्यादा गहराई पर जाते हैं तो कितनी भी गहराई चाहे बढ़ जाए, वहां पर तापमान क्या होगा, 1 डिग्री सेंटीग्रेड से कभी नीचे नहीं जाता है। न जाने का रीजन सिर्फ इतना सा ही है कि जैसे मैंने आपको बताया, जो सूर्य की जो किरणें हैं वह सिर्फ 183 मीटर तक ही जो पहुंच पाती है, उसके बाद जो है तापमान में जो वृद्धि दर है, ठीक है, वह कम हो जाती है। तो इसलिए वहां पर 1.6 डिग्री सेंटीग्रेड से ज्यादा जो है तापमान में कमी नहीं आती। इस प्रकार से आप याद रखिए। परंतु आप कभी भी जो है समुद्र की इतनी ज्यादा गहराई में जो है जाकर इस चीज को नोट नहीं कर सकते, ठीक है। तो यहाँ पर आप इस प्रकार से आंकड़ों के माध्यम से, गहराई के माध्यम से आप समझ पाएंगे कि जब आप जो तल होता है समुद्र का, उससे जब आप नीचे की ओर जाते हैं, गहराई में जाते हैं, तो यहाँ पर अलग अलग मीटर्स की पर, ठीक है, क्या होता है, तापमान में ह्रास होता है, उसमें तापमान में कमी आती जाती है। इसके बाद फ्रेंड्स नेक्स्ट कारक जो है लास्ट, यह है लवणता। लवणता का आशय क्या है कि नमक की मात्रा का पाया जाना। अब नमक की मात्रा आप जानते होंगे कि अगर किसी समुद्र में अगर वहां का जो जल है वह क्या हो, बिल्कुल खारा हो, ठीक है, और अगर किसी स्थान पर क्या हो कि वहां का जो पानी है, जल है, वह क्या हो, मीठा हो, तो उसमें अगर लवण की मात्रा ज्यादा होगी तो वहां पर जो तापमान होगा वह भी क्या होगा, ज्यादा होगा। और जहां पर लवणता कम होगी यानी कि नमक की मात्रा कम होगी, यानी कि कोई अगर ऐसा एरिया है जहां पर मीठा जल पाया जाता है, तो वहां पर जो तापमान है वह भी क्या होगा, कम होगा। इसका रीजंस क्या है, सिर्फ इतना सा यहाँ पर हम देख लेते हैं कि इसमें क्या होता है कि ऊष्मा अवशोषित करती है। जैसे कि समुद्री जल के तापमान पर लवणता का भी इफेक्ट पड़ता है। अधिक लवणता वाला अगर कोई जल है, जैसे कि अगर कोई खारा समुद्र है, वहां पर अधिक ऊष्मा को वह क्या कर लेते हैं, ग्रहण कर लेते हैं, क्योंकि नमक का मतलब क्या है, उसमें NaCl है, ठीक है। तो वह क्या कर लेते हैं, नमक ऊष्मा को अवशोषित कर लेते हैं। उसमें अगर ज्यादा नमक है तो वह ऊष्मा को अवशोषित कर ले, यानी कि सूर्य की किरणों को, उसकी ऊष्मा को, अतः उसका जो तापमान होगा वह भी क्या हो जाएगा, अधिक हो जाएगा। इसके विपरीत अगर कोई कम लवणता वाले क्षेत्र है, यानी कि अगर कोई मीठे जल वाले स्थान है समुद्र के, तो वहां पर जल का तापमान क्या होगा, कम होगा, क्योंकि वहां पर जो सूर्य की ऊष्मा है उसको क्या करेंगे, वह कम अवशोषित कर पाएंगे। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें, जो बोन झील तुर्की है, ठीक है, तुर्की में बोन झील है, यह हमारे अर्थ पर पाई जाने वाली सबसे लवणता जो है इसमें सबसे ज्यादा पाई जाती है। हमारी अर्थ का अगर सबसे खारा जल की हम बात करें तो वह तुर्की झील, बोन झील जो है, ठीक है, इसी में जो है मिलता है। और इसके बाद जब हम बात करें कि एक और है मृत सागर, ठीक है, जो डेड सी है, इन दोनों में ही क्या होते हैं कि सबसे ज्यादा जो है हमारी अर्थ में लवणता, जो जल वाला पार्ट है, उसमें पाई जाती है। तो इस प्रकार से ये जो रीजन है जहां पर लवणता ज्यादा होगी, वहां का जो तापमान है जल का वह भी क्या होगा, ज्यादा होगा, और अगर लवणता कम होगी तो तापमान में भी कमी आएगी। इसके बाद बात करेंगे नेक्स्ट अब हम फ्रेंड्स कि महासागरों के तापीय कटिबंध से। कटिबंध को इंग्लिश में कहा जाता है जोन्स, यानी कि यहाँ पर हम बात करने वाले हैं थर्मल जोन्स के बारे में, ठीक है। अलग अलग हमारे अर्थ को हम जो है सुविधा की दृष्टि से समझने के लिए, पढ़ने के लिए हम क्या करते हैं, उनको एक कटिबंध के रूप में, एक जोन के रूप में या क्षेत्र के रूप में क्या कर देते हैं, हम बांट देते हैं, ताकि हम जो है उसे आसानी से पढ़ पाए, समझ पाए। इसलिए हम यहाँ पर अगर बात करते हैं कि महासागरों के जो तापीय क्षेत्र हैं उसको हम बांटे, तो यहाँ पर मुख्यतः 3 प्रकार से हमारे अर्थ पर 3 क्षेत्र जो है महासागरों को 3 कटिबंध के रूप में बांटते हैं। एक है उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र, दूसरा शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र, और तीसरा शीत कटिबंधीय क्षेत्र। अब ये तीनों क्षेत्र आप यहाँ पर समझेंगे 1 बाय 1 कि पहले हम बात करते हैं उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र की। हमारी अर्थ पर जो 0 डिग्री से लगाकर 23.5 डिग्री नॉर्थ और साउथ, ठीक है, इन पूरे रीजन में क्या होता है
कि यहाँ पर हमने इसको बांटा है उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में। इस क्षेत्र में जितना भी जल होता है वह इसी क्षेत्र में आता है। अब इस क्षेत्र में जो है तापमान को हम समझते हैं कि जहां अधिक तापमान पाए जाते हैं तथा ताप परिसर की मात्रा कम होती। अब यहां पर पहले समझ लीजिएगा कि जो 0 डिग्री से लगाकर 23.5 डिग्री और नॉर्थ और साउथ पर क्या होता है कि जो सूर्य की किरणें होती है वह ज्यादातर जो है लंबी और सीधी रेखा में पड़ती है। तो यहाँ पर जो ये वाला पोर्शन होता है उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र, यहाँ पर क्या होता है तापमान अधिक पाया जाता है। अब यहाँ पर ताप परिसर का अर्थ क्या है समझिएगा। तो ताप परिसर जो है उसे कहा जाता है यानी कि तापमान में अंतर। ठीक है, अब तापमान में अंतर यानी कि ताप परिसर की यहाँ पर बात क्यों कर रहे हैं समझिएगा। तापमान में अंतर का आशय सिर्फ इतना सा होता है कि अगर इसी उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र की अगर हम बात कर लेते हैं कि अगर कोई स्थान इस प्रकार से है कि उसका जो तापमान है, ठीक है, सुबह का तापमान तो क्या है कि लगभग हम मान लें कि 30 डिग्री जो है, ठीक है, और शाम को जो है उसी समय क्या हो जाता है कि तापमान जो है लगभग गिर जाता है, ठीक है, 25 डिग्री जो है सेंटीग्रेड हो जाता है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि ये वाला जो रीजन होता है जहां पर सूर्य की किरणें बहुत ज्यादा पड़ती हैं, तापमान ज्यादा होता है, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि जो तापमान होता है उसकी जो है मात्रा, ठीक है, वह क्या होती है कम होती है। यानी कि तापमान में अंतर, हमने फॉर एग्जाम्पल माना कि अगर दिन का तापमान 30 डिग्री है और उसके बाद या तो 25 हो गया या फिर 35 हो गया, ठीक है, शाम का तापमान अगर 25 डिग्री हो जाता है तो यहाँ पर तापमान में डिफरेंस कितना आया लगभग 5 डिग्री का। तो यही क्या होता है ताप परिसर कहलाता है। तो जहां पर तापमान ज्यादा होता है, उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र की बात कर रहे हैं, यहाँ पर जो तापमान में अंतर है उसकी मात्रा क्या होती है कम होती है, जैसे कि इस उदाहरण से आप समझ गए होंगे। अब औसत तापमान की अगर हम बात करें उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र की तो कहीं कहीं क्या होता है कि 30 डिग्री से लगाकर 35 डिग्री जो है सेंटीग्रेड तक ही जो है हो जाता है। इस वाले रीजन की बात कर रहे हैं। अब लाल सागर और फारस की खाड़ी लगभग ये आप मिलेंगे जब आप सऊदी अरब और जो अरब कंट्रीज है उस पर आप जाएंगे तो वहां पर आपको लाल सागर और फारस की खाड़ी मिलेंगे। तो इसका जो तापमान क्या होता है वह लगभग 39 जो है डिग्री सेंटीग्रेड से भी कभी कभी ऊंचा चला जाता है। तो यहाँ पर अगर आपका ये प्रश्न बनता है कि सर यहाँ पर जो है तापमान में कमी आने का या फिर हम कहें कि ताप परिसर में जो है इतना जो है कम क्यों वेरिएशन आता है, तो यहाँ पर क्या होता है कि जब तापमान में जो डिफरेंस होता है वह ज्यादा नहीं होता है तो यहाँ पर तापमान जो ताप परिसर होता है वह क्या होता है कम होता है। अब इस वाले जो रीजन में, ठीक है, उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र होता है, इसमें क्या होता है कि जो ताप होता है सूर्य का वह भी ज्यादा होता है। तो यहाँ पर उसी समय क्या होता है कि तापमान की वजह से बारिश भी ज्यादा होती है क्योंकि वाष्पीकरण ज्यादा होता है, फिर संघनन की क्रिया होती है और फिर इसी रीजन में, ठीक है, उष्ण कटिबंधीय जो जोन होता है इसमें क्या होता है इस पूरे इलाके में बारिश भी होती है। तो यहाँ पर तापमान में ज्यादा कमी भी नहीं आ पाती है और हम यहाँ पर कहें कि जो उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र होता है यहाँ पर ताप भी जो है ज्यादा होता है और बारिश भी ज्यादा होती है, ठीक है, परंतु यहाँ पर तापमान में ज्यादा गिरावट नहीं आती, इस चीज का ध्यान रखिएगा। अब इसके बाद बात करते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट जो है शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र की। शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र का आशय क्या है 23.5 डिग्री से 66.5 डिग्री नॉर्थ और साउथ के बीच वाला एरिया। अब इसमें क्या होता है कि जहां सागर का तापमान ग्रीष्म ऋतु में कम है किंतु शीत ऋतु में क्या हो अधिक रहता है, वहां पर ताप परिसर सामान्यतः, ताप परिसर मैंने मीनिंग बताया आपको कि तापमान में जो अंतर पाया जाता है उसी को क्या कहा जाता है ताप परिसर कहा जाता है। तो यहाँ पर ताप परिसर जो है वह ऊंचा किस प्रकार से कि अगर ये जो रीजन होते हैं वह क्या होते हैं शीतोष्ण कटिबंधीय। शीतोष्ण का आशय क्या होता है कि यहाँ नहीं कि यहाँ पर शीत, ठीक है, शीत का मतलब ठंड होता है और उष्ण, उष्ण का मतलब क्या होता है गर्मी, ठीक है, तो यहाँ पर ठंड भी पड़ेगी और गर्मी भी पड़ेगी, ठीक है। तो ये जो रीजन होते हैं शीतोष्ण कटिबंधीय यहाँ पर ठंड भी पड़ती है और गर्मी भी पड़ती है। अगर इस रीजन में अगर जो ग्रीष्म ऋतु में क्या हो तापमान कम हो, जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर मान लिया हमने तापमान की बहुत ज्यादा कम है लगभग 10 डिग्री हम मान लेते हैं और उसी समय क्या हो कि वहां पर जो ठंड अगर पड़ती है इस रीजन में तो वहां पर क्या हो तापमान ज्यादा हो अधिक रहता हो यानी कि बहुत ज्यादा, जैसे कि लगभग 20 डिग्री जो है सेंटीग्रेड हो गया। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि जो तापमान में परिसर है या तापमान में जो अंतर है वह क्या है लगभग 10 डिग्री जो है सेंटीग्रेड का डिफरेंस आया। तो इस प्रकार से इस वाले रीजन में क्या होता है ताप परिसर सामान्यतः ऊंचा रहता है। इसके बाद हम बात करेंगे नेक्स्ट जो कटिबंध है वह आता है शीत कटिबंधीय क्षेत्र।
जो शीत कटिबंधीय क्षेत्र है यानी कि यहाँ पर, ठीक है, शीत का आशय ठंड होता है, तो शीत वाले जो कटिबंध है यानी कि 66.5 डिग्री से पोल्स तक, ठीक है, नॉर्थ और साउथ में, तो ये जो पूरे रीजन होते हैं ये क्या होते हैं, बिल्कुल एक ठंडे प्रदेश या बर्फीले वाले इलाके होते हैं जहां पर बिल्कुल ठंडी ठंड पड़ती है, वहां पर सूर्य की किरणें जो है पहुंच नहीं पाती है। तो ये जो पूरे रीजन होते हैं यहाँ पर पहले से क्या होता है, तापमान में कम होता है। जहां का तापमान क्या होता है कि बहुत ही कम होता है हमारी अर्थ पर, प्राय लगभग 10 डिग्री सेंटीग्रेड से भी नीचे रहता है, फलतः वहां पर ताप परिसर भी अधिक नहीं रहता। कैसे? फॉर एग्जाम्पल फिर से वापस आप समझिए कि इस वाले रीजन में तापमान में जो है ज्यादा कमी नहीं आती। अगर हम 10 डिग्री सेंटीग्रेड से मान लेते हैं और अगर तापमान में यहाँ पर कमी भी आ जाती है तो यहाँ पर क्या होगा, 8 डिग्री जो है तापमान कम हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखेंगे दोनों में जो डिफरेंस है वो लगभग 2 डिग्री जो है सेंटीग्रेड का तापमान में डिफरेंस आता है। तो ताप जो परिसर होता है वह क्या होता है, यहाँ पर अधिक नहीं पाया जाता है, ठीक है। तो इस प्रकार से पूरी हम बात करें कि जो महासागरीय जल के अलग अलग जो क्षेत्र हैं, जोन है, उसमें यहाँ पर तापमान में वेरिएशंस और तापमान में जो है भिन्नता आती, ठीक है। तो वहां पर ये याद रखिएगा कि यहाँ पर सूर्य की स्थिति बहुत डिपेंड करती है। सूर्य की जो किरणें होती है इस वाले रीजन में पड़ती है तो यहाँ पर सिर्फ गर्मी ही गर्मी पड़ती है, शीतोष्ण कटिबंध में पड़ती है तो यहाँ पर ठंड भी पड़ती है, सर्दी भी पड़ती है, ठंड भी पड़ती है और गर्मी पड़ती है। इसके बाद शीत कटिबंध में सूर्य की किरणें पहुंच नहीं पाती है तो इस वाले रीजन में बिल्कुल ठंड पड़ती है। तो इस प्रकार से तापमान में जो है यहाँ पर डिफरेंसेस पैदा होते हैं। अब ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, परंतु यहाँ पर अब हम बात करने वाले हैं बहुत ही महत्वपूर्ण चीज पर कि ये जो तापमान बात कर रहे हैं हम, तापमान के वितरण, ठीक है, विश्व में वितरण क्या है, इस पर हम चर्चा करेंगे, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टेम्परेचर पूरे अर्थ पर। अगर हम यहाँ पर बात करें तो तापमान को वितरण को हम दो प्रकार से पढ़ सकते हैं। एक तो तापमान का लंबवत वितरण, ठीक है, वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टेम्परेचर, और एक होगा तापमान का क्षैतिज वितरण, ठीक है। दो प्रकार से हम तापमान को भागों में बांटकर हम समझ सकते हैं, पढ़ सकते हैं हमारे अर्थ के सापेक्ष में। हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन टेम्परेचर, अब ये दोनों क्या चीज है हम समझते हैं यहाँ पर एक एक करके। जो तापमान का लंबवत वितरण है, लंबवत वितरण का आशय क्या होगा, यहाँ पर लंबवत होता है एक प्रकार से ऊर्ध्वाधर, ठीक है। तो लंबवत का मतलब ऊपर और नीचे, ठीक है। तो यहाँ पर मुख्यतः जो है गहराई के आधार पर हम क्या बात करते हैं, तापमान में डिफरेंस की बात करते हैं। लंबवत की अगर वितरण की बात कर रहे हैं यानी कि हम यहाँ पर गहराई को इंक्लूड कर रहे हैं, ठीक है। जिस प्रकार से हम जो समुद्र का तल होता है उसकी गहराई से अगर हम नीचे की ओर जाते हैं तो वहां पर क्या होता है, तापमान में कमी आती है। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बता दिया, जो सूर्य की किरणें होती है वह 183 मीटर तक की जो है क्या होती है, जा पाती है, और वहां पर उसके बाद जो है जो गहराई वाला हिस्सा होता है समुद्र का, वहां पर धीरे धीरे करके क्या होता है कि बहुत ही कम जो है तापमान हो जाता है। जैसे कि हमने यहाँ पर पहले भी देख चुके हैं कि विषुवत रेखा पर समुद्र की जो सतह का टेम्परेचर लगभग 27 डिग्री सेंटीग्रेड रहता है, परंतु 1097 मीटर की गहराई पर जब हम जाते हैं तो 4.4 सेंटीग्रेड तक तथा 1829 मीटर की गहराई पर यह तापमान 3.3 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाता है। उसके बाद और जब गहराई पर जाते हैं तो 36-58 जो मीटर की गहराई पर लगभग यह सेंटीग्रेड हो जाता है 1 डिग्री सेल्सियस। तो इस प्रकार से हम जैसे जैसे समुद्र का या महासागर का जो तल होता है उसकी गहराई में हम जाते जाते हैं वहां पर तापमान में भी कमी आती रहती। अब इस प्रकार से हम जो तापमान का लंबवत वितरण है इसको हम एक एक कर कर पॉइंट्स में समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं फर्स्ट पॉइंट की कि किस प्रकार से यहाँ पर हम, ठीक है, अर्थ की स्थिति से समझिए कि महासागरों में जो गहराई पर तापमान का गिरना क्या होता है वो एक समान नहीं होता है। एक समान नहीं होने का आशय क्या है यहाँ पर कि 200 मीटर की जो गहराई होती है इस तक तापमान क्या होता है, शीघ्रता से गिरता है। जब आप समुद्र का जो तल होता है, यानी कि अगर हम बात करते हैं कि ये अगर समुद्र है, ठीक है, तो इसका जो तल है ये वाला ऊपर वाला हिस्सा, ठीक है, ये वाला हिस्सा, तो ये जो तल होता है समुद्र के तल से आप जब 200 मीटर की जो है गहराई तक जाएंगे तो वहां पर क्या होगा, यहां तक तापमान में क्या होगा, शीघ्रता से कमी आएगी, ठीक है। उसके बाद क्या होगा कि तापमान का जो है घटना नगण्य सा हो जाएगा। 200 मीटर की जब आप गहराई को पार कर लेंगे समुद्र में तो वहां पर गहराई में 200 मीटर तक तो क्या हुआ, टेम्परेचर बहुत ही स्पीड से कम हुआ, परंतु इसके बाद जो गहराई आएगी उसमें जो टेम्परेचर की जो दर होगी कम होने की वह बहुत ही कम हो जाएगी, ठीक है। तो इस प्रकार से जो महासागरों में गहराई का जो तापमान होता है वो गिरना एक समान नहीं होता है, ठीक है, अलग अलग गहराई के सापेक्ष अलग अलग होता है।
इसके बाद हम नेक्स्ट पॉइंट की बात कर लेते हैं यहाँ पर कि गहराई में तापमान का जो गिरना होता है वह उष्णकटिबंधों तथा ध्रुवों पर समान नहीं होता। यानी कि इस वाले रीजन की बात कर रहे हैं, उष्णकटिबंधों और ध्रुवों पर दोनों पर ही क्या होता है, एक समान नहीं पाया जाता है। जिसे पाया नहीं जाता, समझिएगा यहाँ पर कि उष्णकटिबंधों में सतह पर तापमान अधिक पाया जाता है इस वाले रीजन में, क्योंकि उष्णकटिबंधन में क्या होता है कि यहाँ पर सूर्य की किरणें क्या होती हैं, सीधी पड़ती है, तो यहाँ का जो तापमान होता है वह भी क्या होता है, डायरेक्टली यहाँ का जो स्थल भाग कहें या फिर जल भाग, वह क्या हो गए, तापमान वहां पर अधिक पाया जाएगा सूर्य की किरणों की वजह से। इसलिए यहाँ पर क्या होता है कि तापमान अधिक तो पाया जाता है, इसलिए तापमान की गिरने की दर भी क्या होती है, अधिक होती है। यानी कि यहाँ पर जब हम उष्णकटिबंधीय वाले रीजन में बात करते हैं, ठीक है, तो इस वाले रीजन में जब हम गहराई की ओर जाएंगे, ठीक है, तो गहराई में जाने पर क्या होगा कि जहां पर तापमान ज्यादा है, यानी कि उष्णकटिबंधीय क्षेत्र, इसमें क्या होगा कि गहराई पर जाते जाते तापमान में भी जो स्पीड से गिरावट आएगी। जबकि ध्रुवों पर जब हम बात करते हैं तो इसमें तापमान की जो दर होती है वह कम होती है, ठीक है, किंतु अत्यधिक गहराई पर तापमान दोनों ही क्षेत्रों में एक समान होता है। क्यों होता है, क्योंकि जो ठंडे प्रदेश होते हैं यानी कि नॉर्थ पोल और साउथ पोल, इस वाले रीजन में जो कोई भी सागर महासागर है वह क्या होते हैं कि उसमें जो सरफेस होती है, तल की बात करें तो वहां का जो तापमान होता है वह इतना ज्यादा नहीं होता। वहां का जो तापमान होता है, फिर वहां से जब हम गहराई की ओर जाते हैं तो वहां का जो तापमान में इतनी ज्यादा जो है कमी नहीं आती। तो यहाँ के जो तापमान होते हैं नॉर्थ पोल और साउथ पोल के जल वाले हिस्से, इसमें जो तापमान क्या होते हैं लगभग एक समान हमें मिलते हैं, परंतु जो उष्णकटिबंधीय वाले क्षेत्र होते हैं उसमें जो तापमान में गिरावट आती है वह काफी ज्यादा आती है, ठीक है, जब हम गहराई में समुद्र के गहराई में जाते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे यहाँ पर नेक्स्ट अन्य पॉइंट्स की, यहाँ पर लंबवत वितरण में कि विषुवत रेखी जो प्रदेश में अत्यधिक वर्षा के कारण, ठीक है, सतह का जो जल होता है वह क्या होता है, कम गर्म होता है। मैंने आपको बताया कि जब यहाँ पर 0 डिग्री से लगाकर 23.5 डिग्री जो नॉर्थ और साउथ की बात है, इसमें क्या होता है कि यहाँ पर सूर्य की जो किरणें होती है वह बहुत ज्यादा तीव्र पड़ती है, और जो स्थल भाग होते हैं वह ज्यादा गर्म होते हैं और जल्दी ठंडे भी होते हैं। तो यहाँ पर वर्षा भी ज्यादा होती है क्योंकि वाष्पीकरण की क्रिया होती है, संघनन की क्रिया जल्दी हो जाती है। यानी कि दिन में तो इस वाले रीजन में, ठीक है, 0 डिग्री से लगाकर लगभग हम कहें कि 10 डिग्री नॉर्थ और साउथ या 23.5 डिग्री नॉर्थ साउथ, इस वाले रीजन में उष्णकटिबंधीय वाले क्या हिस्से में क्या होता है कि यहाँ पर दिन में तापमान ज्यादा होता है और फिर वहीं पर वर्षा भी जो है हो जाती है। तो इस वाले जो रीजन में पूरे जो समुद्र के एरियाज होते हैं, हम कहें कि महासागर के जो जल वाले हिस्से होते हैं, इसमें क्या होता है कि जब वर्षा होती रहती है या इस वाले रीजन में, तो यहाँ पर जो सतह का जल होता है समुद्र वाले हिस्से में, यहाँ पे जो क्या हो जाता है, कम गर्म होता है। क्योंकि अब आपने देखा होगा कि कभी भी वर्षा होती है तो उससे कोई गर्म पानी की वर्षा तो होती नहीं है, ठंडे ही पानी की जो है वर्षा होती है। तो यहाँ पर अगर इस वाले रीजन में अगर कोई समुद्र का एरिया अगर गर्म भी है, ठीक है, अगर कोई जल गर्म भी है, तापमान में वृद्धि है, तो वहां पर जो वर्षा होगी तो वर्षा की वजह से जो वो वाले रीजन है, ठीक है, तो वहां पर क्या हो जाएगा, जो जल का तापमान फिर कम हो जाएगा। क्योंकि आप जानेंगे कि दो अलग अलग प्रकृति के जब जल मिलेंगे तो वहां पर उसमें कमी आएगी। तो इस प्रकार से जब इस पूरे रीजन में वर्षा होगी तो यहाँ पर जो सतह का जल होगा उसमें भी क्या होगी, उसका पानी कम गर्म होता है। कुछ गहराई पर ताप क्या होता है, ऊंचा मिलता है, यानी कि जो सरफेस होती है उस पर तो क्या होगा, कम गर्म मिलेगा, परंतु आप जब इस वाले रीजन में, जैसे कि अभी मैंने आपको पहले बता चुका हूँ, उष्णकटिबंधीय वाले क्षेत्र में क्या होता है कि जब आप गहराई में जाएंगे तो वहां पर आपको क्या मिलेगा, तापमान में ऊंचाई मिल सकती है। किंतु अधिक गहराई में क्या होता है, जब आप तापमान अधिक गिरा मिलता है, यानी कि जितनी ज्यादा आप गहराई में जाएंगे तापमान अधिक गहरा हो सकता है, परंतु यहाँ पर वर्षा के कारण जो सरफेस वाला जल होता है वह कम गर्म हो जाता है, उसमें जो टेम्परेचर होता है वह कम होता है। इसके बाद हम नेक्स्ट पॉइंट की बात कर लेते हैं यहाँ पर कि कुछ विशिष्ट सागरों जैसे कि सारगेसो सागर, ठीक है, सारगेसो सागर आपको अटलांटिक ओशियन में मिलेगा। इसके बाद लाल सागर, ठीक है, लाल सागर आपको यहाँ पर जो अरब कंट्रीज है, ठीक है, जैसे कि सऊदी अरब, इनके पास जो है लाल सागर आपको मिल जाएगा। इसके बाद भूमध्य सागर यानी कि मेडिटेरियन सी, ठीक है, यूरोप और एशिया के बीच में मिलेगा आपको भूमध्य सागर। इन सभी सागरों में क्या होता है कि गहराई पर भी जो है ताप अधिक मिलता है। अब सारगेसो सागर में धाराओं के कारण क्या होता है, निकटवर्ती जो सागरों का ठंडा जल मिल नहीं पाता है, जिससे क्या होता है, तापमान ऊंचा रहता है। यानी कि बहुत सारे जो ये मैंने सागर बताए हैं आपको, यहाँ पर क्या होता है कि इसमें
गहराई पर तापमान जो है ज्यादा मिलता है आपको बजाय आपके उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र की। ठीक है, ये सारे जो है आपको शीतोष्ण कटिबंधी वाले रीजन में मिलेंगे। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि जो सार्गेसु सागर है इसमें जो तापमान है, ठीक है, यह अधिक क्यों मिलता है? तो यहाँ पर जो विभिन्न धाराएं जो है बहती रहती हैं, तो उसकी वजह से क्या होता है कि जैसे कि अगर ये जो रीजन है, ठीक है, सार्गेसु सागर वाला, इसमें क्या है कि जो गर्म धारा है, ठीक है, वह क्या होती है कि इस पूरे रीजन को क्या कर देती है, गर्म करती रहती है। ठीक है, तो पूरा जो एरिया होता है सार्गेसु सागर का जल वाला हिस्सा, वह क्या होता है, गर्म होता है। तो यहाँ पर क्या होता है कि धाराओं की वजह से जो ठंडा जल होता है, ठंडी प्रकृति का जल, वह इस एरिया में मिल नहीं पाता है और यहाँ का जो ये पूरा क्षेत्र होता है, ठीक है, सार्गेसु सागर, लाल सागर और भूमध्य सागर, इसमें जो तापमान होता है वह हमें अधिक मिलता है। क्यों? क्योंकि अलग अलग स्थिति धाराओं की वजह से, जिससे तापमान क्या बने रहते हैं, ऊंचे बने रहते हैं इन हिस्सों में। इसके बाद उच्च अक्षांश में से घिरे जो सागर होते हैं उसमें तापीय गुण हमें मिलता है। स्वच्छ जल की प्राप्ति के कारण सतह का तापमान क्या होता है, कम होता है। उच्च अक्षांशों की बात हम कहां पर कर रहे हैं, जो लगभग 66.5 डिग्री से नॉर्थ पोल और साउथ पोल वाले हिस्से की बात कर रहे हैं। इन रीजनों में क्या होता है कि ये जो है पूरे क्षेत्र ठंडे होते हैं और यहाँ का जो जल होता है वह भी क्या होता है, लवणता से मुक्त होता है। यहाँ के जो जल होते हैं वह बिल्कुल स्वच्छ होते हैं, आप जब पानी पिएंगे तो बिल्कुल एकदम मीठे मिलेंगे। तो यहाँ का जो जल होते हैं वह स्वच्छ होते हैं और इसकी हमें जो है प्राप्ति होती है। यहाँ पर जो स्थल यानी कि हम बात करें कि जो सागर वाले हिस्से होते हैं उनकी जो सतह का तापमान होता है वह क्यों होता है, कम होता है, क्योंकि ये जो पूरे रीजन होते हैं वह ठंडे होते हैं क्योंकि सूर्य की किरणें वहां पर पहुंच नहीं पाती। तो यहाँ का जो तापमान होता है सरफेस का वह कम होता है। और गहराई पर, ठीक है, जब इन हिस्सों में मौजूद कोई अगर सागर, महासागर की जब गहराई पर आप जाएंगे तो वहां पर अधिक घनत्व यानी कि चौड़ाई जो है वह आपको मिलेगी और अधिक तापयुक्त जो है जल मिलता है। यानी कि सरफेस वाले हिस्से पर जब आप ठंडे प्रदेशों में, अगर किसी समुद्र या महासागरों में क्या होगा कि आप सरफेस का जब जल देखेंगे तो वह तो क्या होगा, ठंडा होगा, क्योंकि वह पूरा इलाका ठंडा है। परंतु जब आप जानते हैं कि किसी अगर इस प्रकार के एरिया होते हैं वहां पर सरफेस पे तो ठंडी स्थिति होती है, परंतु जब आप उसकी गहराई में जाते हैं, ठीक है, विशेषकर हम जल वाली प्रकृति की बात करें तो समुद्र या उसके गर्म हिस्से में, ठीक है, तो वहां पर जब आप गहराई में जाएंगे तो उसका जो तापमान होता है वह गर्म मिलता है। ठीक है, तो इसलिए आप यहाँ पर इन उच्च अक्षांशों पर बात करें तो इसकी जो सतह का तापमान वह क्या होता है, ज्यादा होता है, यानी कि हम कहें कि थोड़े ठंडे होते हैं। फिर जब हम गहराई में जाते हैं तो उसका जो जल होता है वह क्या हो जाता है, गर्म हो जाता है। अत्यधिक गहराई पर आप जब जाएंगे इन रीजन में तो पुनः कम ताप वाला जो जल है हमें मिल जाएगा। तो नॉर्मल भी आप देखेंगे कि फॉर एग्जांपल अगर आप किसी नदी में, ठीक है, नदी में क्या होता है कि जब सर्दी वाले रीजन में अगर आप नदी में क्या होता है, तैरने जाते हैं, तो जब आप नदी में कूदते हैं फर्स्ट बार, क्योंकि ठंड वाला सीजन होता है, तो जो नदी की परत होती है, यानी कि हम तल की बात करें, ठीक है, ऊपरी वाले हिस्से में, तो उसका जो जल होता है वह क्या होता है, ठंडा होता है। परंतु जब आप एक बार उस जल में डुबकी मार लेते हैं, कूद जाते हैं, तो जब आप उसमें तैरने लगते हैं तो फिर आपको उतनी ठंड नहीं लगती जितनी स्टार्टिंग में उस पर कूदने में लगती है, क्योंकि जो सरफेस वाला जो जल होता है वह क्या होता है, ठंड वाले रीजन में ठंडा रहता है और उसी समय उसका जो आंतरिक वाला हिस्सा रहता है, गहराई वाला पोर्शन, वह क्या होता है, गर्म रहता है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा तापमान की स्थिति को आपको यहाँ पर समझना होगा कि अलग अलग स्थानों पर अलग अलग तापमान की स्थिति होती है। अब फ्रेंड्स यहाँ पर हम लास्ट बात कर लेंगे तापमान का क्षैतिज वितरण। अभी तक हम बात कर रहे थे सिर्फ लंबवत वितरण की, यानी कि गहराई के आधार पर, ठीक है, परंतु क्षैतिज वितरण का आशय क्या है यहाँ पर कि जब हम 0 डिग्री से नॉर्थ हिस्से की ओर, साउथ हिस्से की ओर जाते हैं तो इसी को क्या कहा जाता है, क्षैतिज वितरण कहा जाता है। जब हम विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर जाते हैं तो तापमान में जो है क्या होती है, कमी आती है और इसके फलस्वरूप उस पर पाए जाने वाले जो है विभिन्न जो महासागर है, समुद्र है, उनका जो तापमान, जो जल का तापमान है वह भी क्या होगा, कम होता जाएगा। तो यहाँ पर हम इसको समझेंगे कि महासागरीय जो जल के तापमान का क्षैतिज वितरण अक्षांशों के आधार पर ही जो है अंकित किया जाता है। यानी कि मुख्यतः जब हम क्षैतिज वितरण को बात करते हैं तो अक्षांशों के आधार पर ही जो है हम इसको देखते हैं। क्षैतिज वितरण पर विषुवत रेखा से दूरी का विशेष प्रभाव पड़ता है। जैसे जैसे हम विषुवत रेखा से नॉर्थ पोल की साइड, साउथ पोल की साइड जाएंगे तो क्या होगा, तापमान में कमी आएगी। विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर बढ़ने पर तापमान क्या होता है, घटता है, क्योंकि सूर्य की किरणें भी क्या होती है, कम होती जाती है, तिरछी होती जाती है।
निम्न अक्षांशों से उच्च अक्षांशों, निम्न अक्षांश यानी कि 0 डिग्री से ऊपर की ओर, ठीक है, तो उच्च अक्षांश की ओर जब हम जाते हैं तो तापमान घटने का क्रम दोनों गोलार्धों में पाया जाता है, ठीक है, दोनों ही गोलार्ध में तापमान क्या होता है, घटता है। किंतु दक्षिणी गोलार्ध की अपेक्षा, ठीक है, दक्षिणी गोलार्ध यानी कि इसलिए हिस्से की बात करें अपेक्षा उत्तरी गोलार्ध में ही जो है अधिक तापमान अंकित किया जाता है। अब इस लाइन को समझिएगा, यहां पर इस लाइन में कहा गया है कि जो ये उत्तरी गोलार्ध वाला हिस्सा है, ठीक है, नॉर्थ गोलार्ध वाला जो हिस्सा है, यहाँ पर जो दक्षिणी गोलार्ध के सापेक्ष क्या होता है, इसमें तापमान ज्यादा होता है, ठीक है। अब यहाँ पर तापमान ज्यादा होने का रीजन क्या है कि उत्तरी गोलार्ध में तापमान ज्यादा हमें जो है मिलता है। जब हम उत्तरी गोलार्ध में तापमान को क्या करते हैं, काउंट करते हैं, वहां पर तापमान को मापते हैं, तो जो उत्तरी गोलार्ध वाला हिस्सा है हमारी अर्थ का, उसमें तापमान हमें ज्यादा मिलता है, यानी कि महासागरीय जो जल के तापमान है उसमें हमें क्या होता है, यहाँ पर जो तापमान होता है वह ज्यादा मिलता है। जबकि हमारा जो दक्षिण वाला हिस्सा है, दक्षिणी गोलार्ध अर्थ का, उसमें क्या होता है, यहाँ पर हमें तापमान उत्तरी गोलार्ध की अपेक्षा क्या होता है, कम होता है। इसका रीजन समझिएगा यहाँ पर, क्योंकि हमारी अर्थ पर जितने भी कॉन्टिनेंटल से आप देखेंगे कि अमेरिकी महाद्वीप, उत्तरी अमेरिकी महाद्वीप, इसके बाद यूरोप महाद्वीप, एशिया महाद्वीप, अफ्रीका महाद्वीप, ये बहुत सारे जो कॉन्टिनेंटल से यानी कि स्थल भाग की बात करें तो ज्यादातर जो स्थल भाग होते हैं वह क्या होते हैं, हमारी अर्थ के उत्तरी गोलार्ध में, ठीक है, इस वाले रीजन में ही आपको मिलेंगे। आप एक बार मैप चेक कीजिएगा कि वहां पर आप देखेंगे कि ज्यादातर जो स्थल भाग होते हैं वह क्या होते हैं, हमारे उत्तरी गोलार्ध में ही जो है पाए जाते हैं। जबकि जो दक्षिणी गोलार्ध है उसमें ज्यादातर क्या होता है कि जल की विशाल राशि मौजूद है। तो यहाँ पर क्या होता है कि जो स्थल भाग होते हैं वह सूर्य की किरणों की वजह से क्या हो जाते हैं, जल्दी गर्म हो जाते हैं, और पूरा जो स्थल भाग क्या हो जाते हैं, जल्दी गर्म हो जाते हैं, तो अपने आसपास वाले रीजन, ठीक है, जो जल वाले हिस्से हैं उसको भी क्या कर देते हैं, गर्म कर देते हैं। जबकि जो समुद्र का हम बात करें, जो दक्षिणी गोलार्ध वाला हिस्सा है जहां पर क्या है कि महासागरीय जल की विशाल राशि जो है ज्यादातर पाई जाती है, तो यहाँ पर जब सूर्य की किरणें पड़ती हैं तो जो मैंने आपको बताया कि जो स्थल भाग के सापेक्ष क्या होता है कि जो जल भाग होता है वह अत्यधिक समय लेता है गर्म होने में। तो जो विशाल जल राशि जब यहाँ पर दक्षिणी गोलार्ध में पाई जाती है तो यह जो जल होता है यहाँ पर क्या होता है, इसको गर्म होने में काफी समय लगता है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि जो स्थल भाग वाला हिस्सा है वह तो क्या हो जाएगा, जल्दी गर्म हो जाएगा, जबकि जो दक्षिण वाला हिस्सा है जहां पर विशाल जल राशि मौजूद है वह क्या होगी कि बहुत समय बाद, ठीक है, बहुत सारे टाइम पीरियड के बाद क्या होगी, फिर गर्म होगी। तो इस प्रकार से हम देखेंगे कि नॉर्थ वाला जो उत्तरी गोलार्ध होता है उसमें तापमान हमें ज्यादा मिलता है क्योंकि वह जल्दी गर्म हो जाता है, और जो साउथ वाला गोलार्ध है वह क्या होता है कि वह काफी कम स्पीड से गर्म होता है क्योंकि वहां पर सागर मौजूद है, महासागर मौजूद है, और ऊपर जो है हमारे ज्यादातर स्थल भाग मौजूद है। अब महासागरों की बात करें कि महासागरों की सतह का जो अधिकतम तापमान है उत्तरी गोलार्ध में आप देखेंगे कि 5 डिग्री, ठीक है, उत्तरी अक्षांश पर, और न्यूनतम तापमान जो है वह 80 डिग्री उत्तरी गोलार्ध में, 75 डिग्री अक्षांश पर और दक्षिणी गोलार्ध में अंकित किया था। अब इस लाइन को भी समझ लीजिएगा कि महासागरों की सतह का तापमान, अधिकतम तापमान कहां पर बताया गया है, उत्तरी गोलार्ध, ठीक है, नॉर्थ वाले ये वाला जो गोलार्ध है यहां पर हम बात कर रहे हैं कि महासागरों की जो सतह का अधिकतम तापमान कहां पर मिलेगा हमें, उत्तरी गोलार्ध में 5 डिग्री वाले हिस्से में। जब आप इक्वेडोर से इस रीजन में आएंगे यहाँ पर, ठीक है, इस वाली लाइन में जो 5 डिग्री वाला ये लाइन है, ठीक है, नॉर्थ पोल और साउथ पोल, ठीक है, इस वाले रीजन में क्या होता है कि उत्तरी अक्षांश पर 5 डिग्री उत्तरी अक्षांश जो है इस रेखा पर मौजूद जो जल है, ठीक है, महासागर का, उसमें सबसे ज्यादा जो है अधिकतम तापमान हमें मिलता है, और सबसे न्यूनतम जो तापमान है वह हमें कहाँ मिलता है, 80 डिग्री अक्षांश उत्तरी गोलार्ध में। यानी कि उत्तरी गोलार्ध में जब आप इस 80 डिग्री, ठीक है, यहाँ लगभग आप 60 डिग्री से 90 डिग्री के बीच में जब आप 80 डिग्री जो अक्षांश पर जब पहुंचेंगे तो यहाँ पर आपको काफी कम तापमान, ठीक है, जो जल का तापमान है बहुत ही कम तापमान जो है आपको इस 80 डिग्री अक्षांश पर मिलेगा। वह जब आप 75 डिग्री अक्षांश दक्षिणी गोलार्ध पर जाएंगे तो यहाँ पर आपको क्या मिलेगा, सबसे न्यूनतम तापमान मिलेगा, ठीक है, जो जली भाग वाला है उत्तरी गोलार्ध में आपको 80 डिग्री अक्षांश पर सबसे कम तापमान मिलेगा, और सबसे ज्यादा अधिकतम तापमान आपको उत्तरी अक्षांश में 5 डिग्री पर मिलेगा, और जब आप दक्षिणी गोलार्ध में सबसे कम तापमान की बात करेंगे तो आपको यहाँ पर 75 डिग्री जो है अक्षांश पर मिलेगा। तो ये हो गई क्षैतिज वितरण की बात। तो यहाँ पर हमने कवर किया है लंबवत वितरण, क्षैतिज वितरण, अलग अलग
स्थिति से हमारी अर्थ पर पाए जाने वाले तापमान विभिन्नताओं को। अब यहाँ पर आपका जो है आज के क्लास से प्रश्न रहेगा फ्रेंड्स कि सागरीय जल के तापमान को प्रभावित करने वाले कारकों का वर्णन करते हुए महासागरीय जल के तापमान का विश्व वितरण बताइए। इसको आप लिखेंगे लगभग 200 वर्ड लिमिट में। अगर आपको वर्ड लिमिट ज्यादा या कम लगती है तो आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर फ्रेंड्स हमारी जो है ये क्लास दी एंड होती है और आज के लिए मैं आप सभी से अलविदा कहता हूँ। और हमारा जो टेलीग्राम चैनल है पीएसएडा, इसे ज्वाइन कर लीजिए। यहाँ पर आपको हमारी क्लासेस संबंधित नोटिफिकेशन मिलती रहती है। ज्यादा जानकारी के लिए आप हमारी साइट pseda.com को भी विजिट कर सकते हैं। तो दोस्तों आप सभी का धन्यवाद।